इमोशनल इंडिपेंडेंस ना जो हम लोग नहीं करते हैं ना। हाँ, मेरे पास आती है ना कि मियाँ दूसरी शादी कर लेगा, मगर करने दो, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन देखो आप इतने अपने आप को अंदर ना, मेरे ख्याल से एक बंदा जो होता है मुकम्मल होता है एक इंसान। आप अगर मुकम्मल अपने आप को नहीं समझते ना तो वो फिर आपके अंदर प्रॉब्लम वही बात है कि आपको दूसरों से चाहिए होती है कि भाई हमें कोई अप्रिशिएट कर दे, कोई एक्नॉलेज करे कि हम अच्छे हैं। ये क्यों चाहिए हमें? अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल बनाया है। कितनी अच्छी बात है, जब आपने आए भी आप अकेले, आपने जाना भी अकेले, तो आप अपनी ज़ात में मुकम्मल हैं। लेकिन हम यही देख रहे होते हैं कि नहीं, शायद हमें अगला बंदा हमें मुकम्मल कर रहा है, हमारा हस्बैंड हमें मुकम्मल कर रहा है, हमारे बच्चे हमें मुकम्मल करें, वरना क्योंकि हम तो अपने आप को ही आधा ही समझ रहे हैं। ये बात सही है, आप खुद की तारीफ नहीं करते हैं ना, इसलिए हम दूसरों से तारीफें ढूंढ रहे होते हैं। मदिया ने पूछा, मैं जनाब मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी कंटिन्यू करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते कहीं बताइएगा। हर साल की तरह इस साल भी समा ला रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला, बनो समा की आवाज। अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं ऑडिशन के लिए तैयार। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा में 31 जनवरी और 1 फरवरी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। दीगर तफसीलात के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें 0319818964। तो खुशखबरी आपके लिए यही है कि अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो आप लोग हो जाए ऑडिशंस के लिए तैयार। इंशाल्लाह जो होने जा रहे हैं 31 जनवरी और 1 फरवरी को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और आपको मजीद किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत है तो यू कैन कॉल ऑन 0319818964 पे। आज का मेरा शो है जनाब सेल्फ लव के वाले से, जो हम में से बहुत सारी खवातीन को पता ही नहीं है। जिन लोगों को आज के इस दौर में सेल्फ लव का पता है, जैसे हमारी जनजी को पता है और ये हमारी जनरेशन अल्फा जो है और जो जनरेशन बीटा जो 2026 में पैदा होगी, जनाब हमें इनको इस किस्म के किसी लेक्चर की जरूरत नहीं देने की जरूरत होगी कि सेल्फ लव सीखो, क्योंकि उनमें ऑलरेडी बहुत होगा। बल्कि कहीं कहीं ये डर होगा कि ऐसा ना हो कि सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फिशनेस भी आ जाए, तो हमें इसका भी ख्याल करना है। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये सवाल पूछ रही थी कि आपको कहाँ ये रियलाइजेशन हुई कि मेरे अंदर सेल्फ लव होना चाहिए, इट्स अ हाई टाइम? मुझे वैसे बचपन से थी मदिया, बचपन से थी। आई रिमेम्बर जब मैं मेडिकल भी करी थी तो ऑल्दो उस वक्त मेरा वेट ज़्यादा था, आपको तो पता है, आपने देखा। एंड कोई मुझे कहता था तुम अच्छी लग रही हो, मैं कहती मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। वो फेज बीच में एक आया था आफ्टर मैरिज, जब मुझे हुआ कि वो सेल्फ सेक्रीफाइस वाली ना कि मियाँ के लिए उठ के सुबह नाश्ता बनाना, वो वाला आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठंडा पड़ गया हल्का से। मैंने रियलाइज बिकॉज आपको ना वही बात है, कोई मेडल आके नहीं देता, गलती फौरन पकड़ लेगा कि आज उसने ये नहीं किया, लेकिन आपको अगर आप सारा वक्त करते रहेंगे तो वो कोई आके नहीं किया। एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि जब मैं किसी चीज़ का काम कोई नहीं कर रही ना, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो काम मैं करूँगी, तो दैट वाज गुड बिकॉज आई फेल्ट हैप्पी एंड आई वाज लाइक मैं अपने मूड में थी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज मुझे अपना काम अच्छा लगता है, तो आप जो भी काम करें आप उसमें खुश हो, तो मैं काम तो एंजॉय करती हूँ। बट अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा बर्डन, इवन तो मुझे करने में मुश्किल नहीं होती, बट आई गेट एंशियस। वही बात जैसे की थी कि अगर आप नहीं कर सकते, यू नॉट कंफर्टेबल, आपकी बॉडी सिग्नल देती है, यू बिकम एंशियस, तो आई एम नॉट हैप्पी। फिर मेरे बच्चे को गुस्सा, क्योंकि मैं उनको डांटना शुरू कर देती हूँ, बड़ा आएगा उसको डांट दूंगी। बच्चों पे निकलता माँ का गुस्सा यूजुअली। तो जो आप जेन जी की बात कर रहे हो, मेरी बेटी वो तो बोल देती है, मैं उसको कभी गुस्सा कर रही होंगी ना कुछ करते हुए, मैं कहूँगी तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, कहती आई डोंट वांट दिस, आप मुझे हग करें, आप मुझसे बातें करें, गॉसिप करते हैं आके। तो दे नो देयर बाउंड्रीज एंड दे नो व्हाट दे वांट, और वो हमें भी रियलाइजेशन कराते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो बीच में फेजेस आते हैं ना मुझे कभी कभी, जब मैं, तो वो बच्चे हैं मुझे उसको वापस बच्चे। अच्छा, मैं जो आपने मेडल वाली बात की ना, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो हमने तो यही होता ना कि लोग होता था कि जी हर बंदे की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो मैं बीमार भी हुई। मुझे लेकिन अलबत्ता इतना पता था कि जब मेरी डिलीवरी होगी ना तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। मैं 5 लिटरली 5 किलोमीटर तक चलती थी एंड आई यूज्ड टू बी ह्यूज, मेरा ठीक ठाक वेट था। अच्छा, और मेरी कोशिश मुझे था मैंने तो नॉर्मल डिलीवरी करनी है, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि लोगों से ये सुनती थी ना कि जो नॉर्मल डिलीवरी करती है ना माएँ, वही तो सही माँ होती है, ये ऑपरेशन वाली माँ को क्या पता। अब वो मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी क्यों, अपने लिए नहीं,
ताकि लोग मुझे कहें कि देखो ये अच्छी माँ है। मेडल, जैसे आपने कहा ना कि मेडल तो कहीं से भी नहीं मिलता। मेरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डॉक्टर को एंड में करना ही पड़ा सी सेक्शन, क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही शायद आज बैठी ना होती मैं यहाँ पे और मेरे पे पता नहीं कितने शोज होके खत्म हो चुके मुझे याद है कि बिल्कुल लास्ट के जो थे उसमें यू वर वेरी अपसेट एंड मध्या का था कि बस किसी तरीके से नॉर्मल हो जाए। फिर मुझे यही था। नॉट ओनली नॉर्मल, जब लेबर पेन लेते हैं ना कहते हैं माँ ने देखो इतनी तकलीफ से पैदा किया है मैंने तुम्हें। अच्छा, और मुझे वो सब बोले कि एपिड्यूरल, मैंने कहा एपिड्यूरल नहीं लगवाना। क्यों? मैंने कहा एपिड्यूरल लगवाऊंगी तो ये कौन सी माँ हूँ। मुझे सब लोगों ने कहा एपिड्यूरल लगवा लेना, क्योंकि बहुत हाँ थोड़ा सही हो जाता है, थकते नहीं हो। हाँ 36 आवर्स के बाद जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद अब मुझे 36 आवर्स की पेन के बाद, वो भी आर्टिफिशियल पेन, क्योंकि मेरा जो वाटर बैग था वो रख चुका था। तो मैं फिर आपको बताऊं, मुझे अब क्योंकि मेरे में गिल्ट था कि मेरा ऑपरेशन हो गया, मैंने तो इतनी वॉक की थी, अब मैं लोगों को क्या फेस करूंगी कि मैं भी उन माओं में आऊंगी जिनका ऑपरेशन होता है। ये मैंने सुनी हुई थी बातें। फिर यकीन माने डॉक्टर ने कहा था आपने आराम से ना करके चीज़ अपने आप को मैनेज करना है, आराम से चलना है थोड़ा सा। मुझे डॉक्टर ने पहले दिन कहा, मैं रूम से निकाल के बोला कि आप यहाँ से लेके इधर तक वॉक करके वापस आ जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो इतनी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं चल के और आगे चली गई और वहां जाके गिर गई। मैं इतनी ट्रॉमेटाइज थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी प्रेगनेंसी और मेरी डिलीवरी बहुत तकलीफ दी थी मेरे लिए। फिर मुझे था मैंने रेस्ट नहीं करना, क्योंकि लोग ये कहते थे देखा ये जो ऑपरेशन वाली माँ होती है ना, ये बेड पे पड़ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर पड़ जाती, मुझे उस वक्त तो नहीं पता था। मैंने कहा नहीं, मैंने बेड पे नहीं पड़ना। और यकीन माने मैं खुद चीज़ें उठा के हर चीज़ खुद कर लेती थी। किसी के लिए शॉपिंग करनी है तो चलो मैं शॉपिंग भी साथ में करके आ रही होती थी कि नहीं बस मुझे चलना है, मैं एक्टिव माँ हूँ, मैं नहीं बेड पे पड़ने वाली माँ। यकीन माने 2 साल तक मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी कि अगर मैं ज़मीन पे बैठती थी ना, पहले तो बैठा नहीं जाता था, तो जब मैं खड़ी होती थी मैं अपने आप को समेट के खड़ी होती थी। और मैं अभी तक अपने आप को कर्ज करती हूँ। बड़े बुजुर्ग तो बातें करते हैं, मेरा अपना दिमाग कहाँ था। 2 साल मेरी बॉडी ने वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे मैं चाहती थी। मध्य में बहुत मजे की एक बात बताऊं। हाँ, और मेडल मुझे थोड़ी मिला। मेडल तो मैंने जब लोगों से कहा, मैंने कहा मुझे आपने बताया नहीं रेस्ट करना, तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ तुम्हें बता देती। मैंने कहा मेरी माँ तो खुद बीमार थी। आपको मेडल मिला, हेल्थ खराब कर गई। हाँ, हेल्थ मेरे मतलब किसी ने ख्याल मेरा नहीं किया, अब मुझे और किसी ने ख्याल नहीं किया। अब मुझे अंदाजा होता है कि अब देखिए मेरा नाम जो है, मैं आपको छोटी सी मजे की बात बताऊं। ये आपने तो बहुत बड़ी बात बताई कि अपने आपको तकलीफ इतनी पहुंचाई। इंसान को अपने नाम से कितना प्यार होता है बचपन से, आपको उसी नाम से पुकारा जाता है, पहचान बन जाता है। मेरा नाम गजल सिद्दीक इज माय पहचान। मुझे सब लोग इस नाम से जानते थे। जब हम शादी करते हैं तो हम समझते हैं कि एक और सर पे ताज रखना है कि हम अपने हस्बैंड का नाम अपने साथ अटैच जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी बीवी तो नहीं होंगे। अब मेरा शौहर बिल्कुल डिफरेंट मिजाज का एक इंसान, जो कि बिल्कुल आपको फ्रीडम देने वाला, इक्वालिटी देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इज अ एंजल फॉर मी। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने पहले ही हफ्ते मेरी रिकॉर्डिंग्स थी, जो कि मेरी शादी के फौरन नेक्स्ट वीक उसको पूरा करना था। तो मैंने उसको जाके डायरेक्टर को कहा कि मेरा नाम अब से गजल सिद्दीक नहीं लिखना है, गजल सलाम लिखना है मेरा नाम। तो कहता है अच्छा। मैंने कहा मेरी शादी हो गई ना, तो मैं अपने हस्बैंड के नाम से पहचानी जाऊंगी। हालांकि मुझे तकलीफ हो रही थी कि मेरा नाम मेरे फादर मतलब वेरी क्लोज टू माई हार्ट ना, आपका हस्बैंड भी होता है, फादर भी होता है, लेकिन मैंने उसका नाम चेंज कराया। वो तो मेरे हस्बैंड ने जब एंड स्क्रोल में देखा, उसने कहा ये तुम्हारा नाम क्या है लिखवाया तुम्हें। मैंने कहा क्यों, मेरी शादी हो गई तो आपके नाम से मैं पहचानी जाऊंगी। कह रहे कि तुम पागल हो, तुम्हें सारे लोग इस नाम से जानते हैं, तुम्हारे फादर, तुम्हारी इतनी प्यारी तुम्हें फीलिंग आती है गजल सिद्दीक के नाम से, तुमने क्यों चेंज कराया तुमने। तो मैंने कहा अच्छा आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं गजल सिद्दीक रखूं। उसने कहा ऑफ कोर्स नहीं, मुझे क्या वो हाँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई अपना नाम वापस लेने में कि मेरा ये बहुत प्यारा नाम। अच्छा, यहाँ तो नाम चेंज करे लोग कहते पता नहीं कि शादी में कोई मसला हो गया। हाँ ये भी मसला होता है ना। हाँ। और उसके बाद लोग समझे भी कि गजल सिद्दीक फिर गजल सलाम फिर वापस गजल सिद्दीक, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन छोटी छोटी चीजें होती है कि हम अपने आप को तकलीफ ही पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन हम वही की तारीफ मिलेगी, शौहर खुश होगा, वैलिडेशन, फैमिली मेरे ससुराल कहेगा अब तो देखो कितनी अच्छी बीवी है। ये चीजें हम सारी जिंदगी बैगेज में आ जाती है ना, पीपल प्लीजिंग में बचपन से सिखा दिया जाता है। तो जब आप पीपल प्लीजिंग में लग जाते हो, आपको हर चीज लगता है कि इससे मुझे वैलिडेशन मिलेगी, इससे मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी, और तभी आप वो चीजें करते हो बिला वजह के आपका वो दिल नहीं चाह रहा है करने को। सो ऑलवेज बी कि जो आपको खुशी दे रहा है वो करें। और बहुत साल पहले मैंने तो लोगों की जजमेंट्स वैसे ही, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आपकी जिंदगी में से कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ आपको लगा कि यार नहीं बस अब मेरे लिए सेल्फ लव मैटर करता है और मुझे आना इस तरफ। आई थिंक व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ माई मैरिज, क्योंकि उसमें आप इतना ज्यादा दे देते हो और वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा होता, और बहुत ज़्यादा 200%, 300% एंड समटाइम्स मे बी 1000%, क्योंकि
वो सारी चीज़ें आपको फेमिलियर इसलिए लग रही होती हैं क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं चाइल्डहुड के पैटर्न्स होते हैं। तो आपको एक फेमिलियरिटी मिल रही होती है कि हाँ ये फीलिंग तो मुझे घर में भी आती थी ना कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, अब मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी, अब मुझे अटेंशन मिलेगी, अब मुझे प्यार मिलेगा। तो द मोमेंट आई वॉकड आउट एंड दैट वाज आल्सो आफ्टर गिविंग माय 1000%। कभी कभी बस वो चीज़ नहीं वर्क करनी होती, उसमें से कुछ लें जो आपको लेने होते हैं। एंड द लेसन्स आर ऑलवेज लाइक शी सेड कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा बेसिकली इट्स प्योर कॉन्शियसनेस, इट्स प्योर लव। बच्चे की तरफ हम सब क्यों उसको उठाते हैं जाके, क्योंकि वो लव रेडिएट कर रहा होता है। तो जब वो आप पावर अपने अंदर वापस लेके आते हैं, रियलाइजेशन वो होती है कि यू शुड नो द पावर विद इन यू। अच्छा, एंड इट्स ऑलवेज दैट। हम इसको कंटिन्यू करेंगे लेकिन ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब आज का टॉपिक ऐसा है कि मुझे लगता है कि हर खातून जो है ना वो अपने दिल की फफोले यहाँ पे फोड़ सकती हैं, क्योंकि उनको भी रियलाइजेशन जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ कोई ज़िंदगी में से कोई वाक़या हो गया कि जहाँ पर उनको लगा कि यार मैं तो सबका ख्याल करती थी, किसी ने मेरा ख्याल तो रखा ही नहीं है। तो वहाँ पे यूजुअली ख़वातीन कहती नहीं अब मैं सबको बताऊँगी, मैं जा रही फेशियल कराना। भाई सिर्फ फेशियल कराना इज़ नॉट सेल्फ लव। अच्छी बात है, ज़रूर कराएं, जो दिल आपको खुशी देता है वो करें, बल्कि उसमें कोशिश करें अगले को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी ज़ात के लिए अच्छा करें। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आमना आपसे पूछी थी कि आपकी रियलाइजेशन तब हुई जब आपने कहा कि जब शादी खत्म ये हुई। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो सब कुछ बाय द बुक कर रही थी, जो मुझे ट्रेडिशनली सिखाया गया था, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिखाया था, जो मैंने उनका देखा कि वो क्या हो रहा था, तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम, क्योंकि इट डिडंट वर्क आउट। इट लेड मी टू डिप्रेशन, वर्टिगो, 4 स्लिप डिस्क्स। मैंने कहा अगर ये सब कुछ सही होता तो मेरी बॉडी गिव अप क्यों कर रही है? सो आई वाज इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट। एंड पेन ऑल्सो इज योर बिगेस्ट टीचर। पेन बुरी चीज नहीं होती। पेन जो होती है वो आपको कुछ सिखा रही होती है, वो आपको पॉइंट आउट करवा रही होती है कि देखो अपने अंदर देखो। सो व्हेन यू गो विद इन तो आप में वो पावर आती है जो आप में होती है ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज़ मैं भी, हमारे पीछे डॉक्टर वजाहत जो साइकेट्रिस्ट हमारे शो में आए हुए थे, वो कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जिससे, ये ऑन बता रहे थे कि ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जिससे हो सकता है कि जो आपकी मियाँ है वो आपको छोड़ के चले जाएं। तो मैंने कहा है ये कौन सी चीज़ें? अब मैंने सोचा ये जो चीज़ें सुन लेते हैं ये चीज़ें नहीं करनी। उन्होंने कहा आप उनसे बहुत मोहब्बत करें, आप उसको ये अंदाज़ा दिला दें कि आपके बगैर मैं तो कुछ हुई नहीं और आप जब चाहेंगे मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। तो मैंने कहा ये तो सब अच्छी बीवियाँ करती हैं और यही तो करना होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आप कहते हैं अब जिंदगी थोड़ी चेंज हो गई है, तो आप कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी से बोले कि नहीं आपकी ज़ात भी मैटर करती है, कि ज़रूरी नहीं कि मैं हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, मेरे अपने बड़े काम है। तो मैंने कहा बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी, बट पहले ज़माने में यही होता है, दिस इज़ ट्रू। क्योंकि जब आप अगले को ये बता दें कि मैं तो हूँ यहाँ पे, आप दुनिया घूम कर आ जाए, मैं तो यहीं बैठी हूँ, तो आपकी वैल्यू तो खत्म हो गई। हाँ, मुझे उस वक्त इतना अजीब लगा। मैंने कहा ये अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जिंदा होती है, मेरी सास जिंदा होती है तो कहती है ये क्या बात बता दी इसने। लेकिन अब ये साइकेट्री बता रही है कि अब चीज़ें मुख्तलिफ हो गई, तो आपको बिल्कुल अपना 100% जो अगर आप किसी को बता देंगे कि जी मैं आई एम विद यू, तो फिर आप अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। आप सोचें अगर एक आदमी भी 24 घंटे आपको अटेंशन दे रहा है, हाँ कैसे हो, तो फिर आप भी आपको भी लगेगा ना कि इसने कहा जा रहा है, मुझे स्पेस दो। बिकॉज अगर उनकी आप पर्सनालिटी से आपको प्यार होता है, अगर एक इंसान अपनी पर्सनालिटी फना करके अपना सारा वक्त आपको दे रहा है तो फिर उनमें पर्सनालिटी नहीं बची, तो आप प्यार किस चीज़ से करें? एक खाली खोखले इंसान से। तो फिर वो प्यार खत्म हो जाता है, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओह अच्छा, वैसे आपको रियलाइजेशन कब हुई सेल्फ लव की, या फिर आपने जब साइकेट्रिस्ट जो बन रही थी तो आपने तभी कह लिया कि मैं सेल्फ लव अपने साथ रखूंगी? आई थिंक एक पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है लव को समझने के लिए और इंटरनलाइज करने के लिए। और आई थिंक मैं थोड़ी सी लकी हूँ कि एक यूनिक चीज़ है कि मुझे इतने ज़्यादा लोगों के नज़रिए मिलते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने देखी है कि ख़ास करके मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ, सो बीइंग अ फर्स्ट चाइल्ड एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सब कुछ कर लेगी, परफेक्ट है। हाँ। या फिर बचपन से गुड गर्ल की जो वो होती है ना, वो आपके ऊपर you know you want to continue being a good girl, you always want to be a good girl, right? तो उस good girl के तमगे को या ताज को आप ऐसे वो चढ़ा देते हैं कि आप अगर गलती करें ना, शायद दुनिया आपको कुछ नहीं कहे, आप अपने आप को कभी माफ नहीं करते। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अंडरस्टैंडिंग दैट इम्परफेक्शन, अगर वो जो गुड गर्ल है वो कभी जिंदगी में एक छोटी सी भी गलती कर देना तो उसकी गलती को हमेशा याद रखा जाएगा, और अगर कोई मुसलसल गलती कर रहा हो उसको तो कोई लोग कहेंगे तुमने कैसे करती। हाँ
और फिर जब आप तब बाउंड्री सेट करना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये नहीं करना, तो फिर पुशबैक पे आता है क्या मतलब, तुम नहीं करोगे, गुड गर्ल, राइट। एंड वो बाउंड्री सेट करना काफी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक एलियन कॉन्सेप्ट होता है कि हमने नहीं किया तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, यू नो। सो अंडरस्टैंडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंड ये मैं लाइक बहुत ज्यादा लाइक वो प्रैक्टिस से बता रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी सारी जिंदगी इतना और लोगों के लिए करते हैं, उनकी आइडेंटिटी वो बन जाती है। फिर जैसे आपने कहा ना, मेरा ख्याल कौन रख रहा है, तो उन्हें लगता है कि मैंने 10 लोगों का ख्याल रखा, एक इंसान तो मेरा ख्याल रखे। और वो जो एक्सपेक्टेशन होती है जब नहीं मिलती है ना, तो बिटरनेस या रिजेंटमेंट अंदर हो जाती है। जिस तरह होता है ना, आप दावत में जाते हो, कोई कहता है सलाम का जवाब नहीं दिया या आकर सलाम नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर लगता है हम इतने अच्छे हैं, हमने अपनी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया, हमें कोई सलाम की भी इज्जत नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इज्जत शायद करना भूल गए जिंदगी में, और वो चाहते हैं वो लोग उनकी इज्जत करें। तो वो भी एक अगेंस्ट सेल्फ लव चीज आ रही है कि दुनिया मेरी इज्जत करे मगर मैं अपनी नहीं करती। आपने ज़ारा सेल्फ लव कब रियलाइजेशन हुई सेल्फ लव की? आई गेस मैंने तो अभी तक नहीं किया सेम है ना, कोशिश पर देखिए, अगर सेल्फ लव नहीं किया, सबका ख्याल रखा, सबके लिए इतना कुछ किया, तो इसका भी आपको जो है ना अल्लाह ताला सलाह वो, देते हैं। हाँ ये तो है। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं कर रहे होते, आप दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनके बारे में सोचें, आउट ऑफ वे जाके करें, तो इसका भी आपको जो है ना ज़रूर मिलता है कि नहीं? बिल्कुल बात तो है। इसलिए पर अब जब विद ज़रूरी भी है, एज व्हेन यू नो, पर आपकी जब हेल्थ कंडीशंस थोड़ी डिटेरियोरेट होती हैं, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये भी बीमार हो सकते हैं। ये तो खुद क्योंकि कर आप लेगी। सबके लिए तो इतना कुछ कर रहे होते हैं, और जब आप बीमार हो तो रियलाइजेशन होती है, कहते हैं भाई तुम इतना बीमार रहने लगी हो, तुम ऐसे हो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अपना ख्याल रखना चाहिए। जब आपका दिल चाह रहा है सोने का, आपने पूरा दिन इतना स्ट्रगल किए, काम किया, सब कुछ किया, और बीइंग अ डॉक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, घर आके भी इतने फैमिली की कोई लोग बीमार हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब फैमिली की भी 100 चीजें टेंशन होती है, बच्चों की टेंशन होती है, हाँ। और आपको हर कोई आउट ऑफ पे जाके रात तो 12 बजे हो, 4 बजे हो, डॉक्टर की कोई लाइफ नहीं है। दे कॉल यू कि भाई अभी ये इमरजेंसी है, इस डॉक्टर का बता दें, ये हेल्प कर दें, तो यू नो आप पूरा वक्त इसमें लगे होते हो। बट इसका सिला ज़रूर मिलता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। बट ये कि आप अपनी हेल्थ का, अब मैंने सोचा जब नींद आ रही है तो आप सो जाओ, ये नहीं आप अपने आप को थकाओ, क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद, शुरू में नहीं पता चलता, एक टाइम के बाद आपको जो है ना वीकनेस होने लगती है, और आपकी बॉडी बता रही होती कि ट्रू इन्फ्लेमेशन। मैं वेट लूज, कभी कभार लगता है मैं बहुत पतली हो गई हूँ, कभी लगता है नहीं मैं तो और मोटी हो गई, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी में, व्हेन यू डोंट स्लीप प्रॉपर्ली, यू डोंट टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू गेट इन्फ्लेमेशन, एंड फेस पे फ्रेशनेस खत्म हो जाती है।